खुशामदीद नाजरीन, और हवा की पेटी सेगमेंट आपने मुलाज़ा किया जो ख़वातीन के मसाइल, ज़िम्मेदारियों के हवाले से और फ़राइज़ के हवाले से हमारी ख़वातीन को दीन क्या फ़रमाता है उसके लिए आप सबसे गुफ्तगू होती है। और अब मौका है और वक्त हुआ है नौजवान सितारे का, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे सितारे से, कम्युनिटी के, बरादरी के, कराची के, पाकिस्तान के उन नौजवानों से जिन्होंने किसी न किसी शोबे में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया। तो आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एक ऐसा काबिल नौजवान, आला तालीम याफ्ता नौजवान, हाईली प्रोफेशनल नौजवान मौजूद है। और यकीन तौर पर जब भी इनसे मिलते हैं, जब भी इनकी कारकर्दगी को देखते हैं, और मेरा इनसे रब्ता कोई नया नहीं है, एक अरसे से मैं इनसे वाकिफ़ हूँ, बल्कि इनकी पूरी फैमिली से वाकिफ़ हूँ। और जितनी स्ट्रगल इस नौजवान ने की है सराउंडिंग्स के माहौल को और अपनी जो है कसौटी को परखते हुए, जिस अंदाज से, जिस तेज़ी से ये मुश्किल हालात में भी अपने आप को निकालने में कामयाब हुआ है, ये हम सब के लिए और तमाम नौजवानों के लिए रोल मॉडल है। मेरा ख्याल है कि आज के नौजवान बहुत कुछ सीख पाएगा हमारी आज के मेहमान से। डबल मास्टर्स हैं, MBA भी किया और MS इन स्टडीज़, मास्टर्स इन स्टडीज़। डबल मास्टर्स के साथ साथ आपने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए अपनी एजुकेशन परफॉर्मेंसेस पर। 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। बाय प्रोफेशन मुस्तकीम टेक्सटाइल में HR को हेड करते हैं, और बाय प्रोफेशन इनका एक और शोबा जो इनका लगाव भी है और जो इनका मैं कहता हूँ इनकी चाहत भी है, वो है टीचिंग। इन तमाम शोबों को यकजा करें और जमा करें तो बनता है नाम मोहम्मद शादाब इसानी का। अस्सलाम वालेकुम शादाब। वालेकुम सलाम। शादाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मिलते हैं आपका मुस्कुराता चेहरा हमारे सामने होता है, और अच्छा लगता है कि आपने इन तमाम चीज़ों को यकजा करते हुए सोशल वर्क का आपका OMYS हमारी ओखाई में यूथ सर्विसेज नाम सुना होगा, यकीन तौर पर आप सब ने इसके साबिक ट्रेजरर भी रहे हैं। तो ये एक शोबा में बताइए कि इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना बड़ी हमें खुशी होती है आपको जब भी हम देखते हैं। एक अरसे से हमारी वाकफियत भी है। कैसा लगा ये सब, और आज के हमारी स्टूडियो में बैठ के आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अल्ताफ़ भाई फॉर काइंड वर्ड्स। और सच्ची बात ये कि आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको देख के ही मैंने सीखी हैं। क्योंकि जब मैं अपनी करियर में जब आया था और सोशल वर्किंग में स्पेशली आया था, तो आपको मैं देखता था कि आप स्टेज पे आके किस तरीके से लोगों को मिंगल कर लेते थे, किस तरीके से आपकी सर्विसेज थी। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन जो है ना आपसे ही मिली है। थैंक यू सो मच हमारे यूथ को। और इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया सारी चीज़ें, तो वैसे अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, हाँ आगाज़ में मैं यूँ चाहूँगा आज का नौजवान इतने कामयाब यूथ को, इतने कामयाब इंसान को देखकर ना कुछ सीखना चाहते हैं कि कहाँ किन गलियों से आगाज़ हुआ, कौन से दोस्त, किस माहौल में, कैसे पढ़ाई के शौक़ को हर सूरत में आगे रखा। बिल्कुल। देखिए स्टार्ट तो जब मैंने अपना एजुकेशन की बात करें तो एरिया के एक स्कूल था, वहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा, सब ये कहते थे कि यार एरिया का स्कूल है, पता नहीं जो है ना किस तरीके से पढ़ाई होगी, कैसी होगी। लेकिन मैंने देखा कि अगर आपके पास टीचर आपको अच्छे मिल जाते हैं ना, तो आप फिर जो ना एक्सेल कर लेते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मैट्रिक अपना कंप्लीट किया तो वहाँ के जो टीचर्स मुझे थे, जिस तरह से उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि परसेंटेज भी मेरी अच्छी है। और पहला गोल्ड मेडल जो है ना मुझे वहीं मिला था, स्कूल का ही गोल्ड मेडल मिला था। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाया था, समझाया, सिर्फ पढ़ाया समझाया नहीं, किस तरीके से आपको लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या सारी जो चीज़ें, तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल अच्छी आई थी, तो फिर इसके बाद जो है इंटरमीडिएट जो है वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट किया। और एजुकेशन आपको याद होगा 2004 की बात बताऊँ मैं आपको, एजुकेशन मंथ हमने जो है ना वो सेलिब्रेट किया था बिल्कुल। तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन जो है ना वो आपसे, इसके बाद रशीद गनात्रा साहब जो हैं वो भी मेंटोर ही मेरे, क्या बात, तो उनसे जो है ना वो मिली थी मुझे। तो मुझे ये था कि यार अच्छी पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है अपने करियर में, तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन वहीं से मिलती थी। बाकी अपने जो सीनियर हैं, जो जैसे अजीज़ कार्ड साहब हैं, इसके अलावा आसिफ मंगलोरिया साहब है, शोएब मंगलोरिया साहब, इन सबको मैं देखता था, तो उनसे बस इंस्पिरेशन मिलती थी कि बस आगे बढ़ना। साथ साथ वहीं पर ही रहते हुए मैंने अपनी जो है ना वो पहले जो स्टार्ट किया था करियर में, वो टीचिंग से स्टार्ट किया था। तो मुझे लगता था कि अगर मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो अगर मैं लोगों को भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो मुझे थोड़ी सी और जो है ना नॉलेज। शादाब, ये बहुत ज़रूरी है सबको बताना, और बहुत ज़रूरी हम सब के लिए भी इसलिए है कि टीचर्स जो भी ख़ास तौर पे कोचिंग सेंटर्स या अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं या 1-to-1 टीचिंग करते हैं, ये बहुत कुछ सीखने का है। जो नौजवान अगर उनके पास टाइम है और फ्री हैं तो यकीनन वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं, वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अर्निंग भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इनके साथ शामिल हैं। लेकिन टीचिंग वो शोबा है। कितने साल की उम्र में, यानी कि कब, कौन सी क्लास में था कि शादाब जो है वो
टीचिंग की तरफ माइल हो गया था, यानी कि पहला बच्चा कब पढ़ाया जो आप खुद कौन सी क्लास में थे? मैं जब फर्स्ट ईयर में जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, मैंने मैट्रिक के बच्चे को स्टार्ट कर दिया। अरे क्या बात है। मैंने ये सोचा था कि क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो पेपर के टाइम में सिर्फ वो पढ़ते हैं कि उनसे बस पास हो जाए, माइंडसेट ये होता है कि पास हो जाए या अच्छी परसेंटेज। सही। लेकिन जो टीचर होता है उसको फिर पूरी बुक पढ़नी पड़ती। तो मेरे उसी वक्त ही माइंड में था कि यार मैंने अपने सब्जेक्ट्स तो पढ़ लिए, लेट्स से अगर 10 चैप्टर्स हैं तो मैंने 8 तो पढ़ लिए, 2 मैंने पढ़े नहीं, तो मैं अपनी टीचिंग में जो ना उसको भी पढ़ूं ताकि आगे जाके ना मुझे कामयाबी हासिल हो। बिल्कुल सही। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना स्टार्ट किया तो मैंने मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, वहीं पर मुझे ये फील आया कि टीचर की एक रिस्पेक्ट होती है। सारे जो स्टूडेंट जिस तरीके से टीचर को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, उनसे मिंगल हो रहे होते हैं, तो मुझे भी लगा कि यार ये फील्ड बहुत ही अच्छी है, क्या बात तो है, कंटिन्यू करना ही चाहिए। उस वक्त मैं जॉब नहीं करता था, मेरे फादर ने कहा यार बस अपनी पढ़ाई करो और अपना खर्चा आप उठाओ। तो उन्होंने कहा यार मैंने कहा मैं टीचिंग करूंगा तो अपना खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपको जैसे जिस तरह समझ में आप, उन्होंने मुझे प्री एंड दिया हो तो मैंने स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट हुआ और मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको पार्ट टाइम तो मैं रखना ही रहा। सही सही। कहीं जॉब भी करूंगा लेकिन साथ साथ इसको पार्ट टाइम भी रखूंगा। फिर अपनी कम्युनिटी की हॉस्पिटल है उस्मान हॉस्पिटल, तो वहीं पर ही मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था। शुरू में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर से किया। इसके बाद वहीं रहते हुए जो है वो मुझे थोड़ा सा और काम करने का मौका मिला, तो वहाँ पे मुझे पहले अकाउंट्स में मैंने थोड़ा सा काम किया। इसके बाद जो है वहीं से फील्ड में जो है ना एक एचआर की फील्ड मिल गई, क्योंकि सैलरीज वगैरह बनती थी वो एचआर का पार्ट होता था। सही है। पेरोल मैंने काम किया, इसके बाद लोगों की फाइलिंग पे काम किया, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार व्हाई नॉट एचआर। मतलब इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो आपको पता मेमन कम्युनिटी में होते लोग बोलते हैं यार आप बिजनेस करो, पैसा कमाना आपने को, आपने को तो यही वाली होते। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि यार अकाउंट्स के अलावा भी कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसपे लोगों को जाना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जो मेरे जो टीचर्स थे मुझे 2 फील्ड का बताते थे कि यार आप तो फाइनेंस में जाओ या मार्केटिंग में जाओ। तो वहाँ मैंने देखा कि एक एचआर की नई फील्ड में उसमें मुझे मजा भी आ रहा था। तो लोगों को मैं ज़्यादा सैलरीज वगैरह बनती थी, वहाँ पे लोगों की फाइलिंग होती थी, 1-to-1 डीलिंग होती थी, पब्लिक डीलिंग होती थी। तो मुझे लगा कि यार चलो यहाँ पे मैं एचआर की फील्ड में एक्सेल करूँ। फिर वहीं पर ही रहते हुए मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उस्मान हॉस्पिटल में रहते हुए। ग्रेट। यानी कि जॉब और टीचिंग भी चल रही थी और ये प्रोफेशनल जॉब भी, मतलब ये सब तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही थी। कितना पहले तो मैं एक नौजवान के लिए मैं समझता हूँ ये एक पैशन ही है। मतलब ये अगर ये पैशन ना हो और कुछ जिम्मेदारियाँ अगर समझ रहा होगा ये सिर्फ मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने इसको एज एन पैशन इंजॉय किया। मैंने जो ना टीचिंग को तो एज अ पैशन एंजॉय किया था। हाँ, क्या बात। अब जा रहे उस वक्त जब जा रहे अब क्योंकि फादर ने मुझे बोला कि भाई अब आपने खर्चा उठाना है, क्योंकि जा रहे जैसे जैसे इंटर के बाद ये जिम्मेदारियां हर मेमन बच्चे में नॉर्मली आप समझते हैं कि हर मिडिल क्लास में कम से कम ये होता है। बच्चे को खुद भी ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं अपना खर्चा खुद ही उठाऊं, मुझे कम से कम जरूरत पड़े अपने घर वालों से अपने अखराजात के लिए कोई बात करने के लिए। ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो ज़्यादा उसकी फीसेस वगैरह भी देनी है। तो मैंने सोचा था कि साथ साथ जो है वो जॉब तो चल रही होगी लेकिन टीचिंग मैंने अपना पैशन रखा हुआ था, वो करना ही करना। फिर मेरे ख्याल से मुझे याद है टीचिंग की जब ये बार बार बात कर रहे हैं ना, मैं बताऊं कि हमारे फेल्डबी एरिया ब्लॉक 2 के अंदर मशहूर तरीन ट्यूशन सेंटर और सर शादाब जो है वो बड़े मशहूर टीचर के तौर पर माने जाते थे और अब भी माने जाते हैं। नो डाउट कि मुझे नहीं पता कि अब इतना ही बड़ा ट्यूशन सेंटर है या आपने ग्रेजुअली इसको श्रिंक किया है। नहीं, उसको मैंने अभी थोड़ा सा ग्रेजुअली श्रिंक किया है। ज़्यादा अब जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जॉब की है वो डिफरेंट है, जो अब ज़्यादा टेक्सटाइल फील्ड में आ गया तो बिल्कुल डिफरेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ा सा उसको श्रिंक किया है। चले मैं थोड़ा आप सिलेक्टेड यानी कि काम कर रहे हैं। तो मैं दोबारा जर्नी पे आता हूँ। जब ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया अपना, तो मेरे फादर के पास एक ख्वाब था कि यार आप जो है ना वो MBA करो। तो वो चाहते थे कि यार आप, मैंने ना अपने बहुत सारे लोगों को देखा है MBA किया हुआ, तो आप भी MBA करो। तो उस ख्वाब को देखते हुए मुझे यही होता था, क्योंकि मुझे इतना याद है कि जब मुझे फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल मिला था मैट्रिक में, तो मेरे पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाया गया था। क्या बात। तो वो जो पेरेंट्स की जो मेरे जो फादर थे स्पेशली, जो उनकी आंखों में जो वो चमक नजर आई ना मुझे, और बाकी वो इमोशनल भी थोड़े से हो गए थे। जी। तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे याद है, मुझे लगता है कि शायद वही अनाउंसमेंट मैंने की थी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कई ऐसे नौजवान जो है उनके प्रोग्राम जब उनके पेरेंट्स के साथ स्टेज पर अनाउंस करना होता है गोल्ड मेडल के लिए, और एक बड़ा जो है खूबसूरत माहौल जिसे कहता हूँ कि बड़ा जो है ना जज्बाती माहौल वहाँ बना हुआ होता है, वो अनाउंसमेंट अगर मैंने की है तो मुझे जो है मुझे खुद इटसेल्फ जो है ना उस मौके को बड़ा अच्छे से जो है ना याद रह जाता है। इसलिए मुझे शादाब की वो कहानी भी मुझे याद रह गई। आपकी अम्मी भी गालिबन उसमें बिल्कुल साथ ही थे, अम्मी अब्बू दोनों साथ आए थे, और दोनों को जो दोनों के सामने में जब मुझे गोल्ड मिला तो मुझे खुशी की बात थी। फिर ज़्यादा फादर को ख्वाब था कि आप जो है ना वो मास्टर्स करो, तो फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था, और साथ साथ जो है वो फिर जॉब भी चल रही थी। फिर ये कि उस वक्त मैं ना HR ऑफिसर की जो मतलब पोस्ट पे आ चुका था और वो एक्सेल कर रहा था। फिर बस मुझे ये था कि पढ़ाई तो साथ साथ चल ही रही है, लेकिन अपनी जो है ना फील्ड में भी जो है ना उसको मैं एक्सेल करता हूँ। फिर MBA अल्हम्दुलिल्लाह किया और अच्छी परसेंटेज जो क्लियर भी किया KU से, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गोल्ड मेडल मिला।
तो वो भी उसमें फादर मेरे साथ थे और जो है उनके सामने जो है ना मुझे गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद अपने कैरियर में फिर मैंने उस्मान हॉस्पिटल स्विच करके एक गुल अहमद जो टेक्सटाइल है उसकी सिस्टर कंसर्न है जुबैदा हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो HR डिपार्टमेंट को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ पे तकरीबन 3-4 साल जो है ना वो काम करने का मौका मिला। हॉस्पिटल, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसके बाद चूँकि जब वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो थोड़ा सा गुल अहमद टेक्सटाइल में मेरा थोड़ा आना जाना रहा, तो मैंने देखा कि जब टेक्सटाइल के मैंने प्रोसेसेस देखे तो वहाँ पे और जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार सर्विस सेक्टर से छोड़ के अगर मैं टेक्सटाइल की तरफ आ जाता हूँ जी तो थोड़ा सा और ये कि सीखने को भी मिलेगा और अपनी लर्निंग भी हो जाएगी। क्या बात है। फिर ये कि मुस्तकिम टेक्सटाइल में मौका मिला तो वहाँ से फिर स्टार्ट किया, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था कि वो ट्रेडिशनल HR था उसको फिर मॉडर्नाइज HR की तरफ जो लेके गया। मतलब पहले आप ये समझ लें कि जिस तरह एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता है ना कि जिसे फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है वहाँ, जी हाँ बिल्कुल, तो वहीं पर जो है स्क्रैच से जो ना वो चीज़ों को स्टार्ट किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं इनिशिएटिव्स ले रहा था, तो जो मेरे डायरेक्टर्स हैं तो उनको अच्छा लग रहा था तो वो अप्रिशिएट कर रहे थे, तो मुझे भी खुशी हो रही थी कि चलो यार अगर एक चीज़ डायरेक्टर जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हम जो है ना क्यों ना इसमें और काम करें। अच्छा, इस किस्म के ये बच्चों की थोड़ी सी सीख, बच्चों की सीख के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, वहाँ आप समझ रहे हैं कि आप शायद जो इस वक्त हो रहा है एक नो डाउट सब अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है थोड़ा सा इससे 2 कदम आगे जाके भी कुछ ना कुछ हो सकता है नए हवाले से। उस वक्त बॉस या डायरेक्टर्स या जो भी आपके उस वक्त आपके मैनेजर्स होते हैं उनकी सपोर्ट किस तरह से हासिल की जाती है, बड़ा जरूरी है। सम टाइम बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद शायद वो फ्रीक्वेंसी नहीं बन पाती, या सम टाइम वो इतने लेजी हो जाते हैं कि वो इस बात पर होते हैं कि यार इसको कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं है या वो कुछ नया नहीं करना चाहता। इसको कैसे बैलेंस किया शायद आपने? देखिए इसमें होता ये है कि जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं ना उनकी ख्वाहिश ये होती है कि आप उनको लॉजिकली प्रूव करो जो भी आप काम कर रहे हो, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपने करनी है। सही। अगर फॉर एग्जाम्पल आप वही एक ही चीज़ बताएंगे जो रूटीन में चल रही होगी तो बोलेंगे यार ऑलरेडी चल रही हैं चीज़ें तो क्यों। अच्छा, स्पेशली जो हमारा डिपार्टमेंट है हम थोड़ा सा एक्सपेंस करते खर्चा करवाते हैं अपने डायरेक्टर। क्या बात है। तो उसमें उनको कन्विंस करना पड़ता है कि अगर हम ये फॉर एग्जाम्पल लेट से 1 लाख रुपये अगर आपका खर्चा करवा रहे हैं तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हमारी कितनी है। ग्रेट। ROI कैलकुलेटर में पूरा बताते हैं कि आज हम ट्रेनिंग में या फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो उसका रिटर्न क्या आएगा। वो लॉजिकली हमें प्रूफ करना पड़ता है। लॉजिकली एक मरतबा आपने प्रूफ कर दिया तो अल्टीमेटली जो है ना वो फायदा होता है। तो वो ऐसे ही हुआ था कि बहुत सारे छोटे छोटे मैंने प्रोजेक्ट्स को जो माइलस्टोन बनाया हुआ था उस प्रोजेक्ट्स को लेके वो पूरी डिटेल स्टडी करके कि इसका अगर मैं आगे काम करता हूँ तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा। अल्टीमेट गोल ये था कि कंपनी को भी फायदा हो, क्योंकि ट्रूली स्पीकिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है जो HR डिपार्टमेंट है वो बेसिकली ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉय को भी खुश रखना है हमें और अपने एट द सेम टाइम अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयर को भी जो है ना खुश रखना। समझ रहा हूँ। तो हमें जो है ना वो ब्रिज का रोल। और फिर जब शादाब ये ट्रस्ट बॉस का या मैनेजर्स का अपने बड़ों का हासिल हो जाए फिर क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि बहुत चीज आसान हो जाती है। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि जब हम कोई भी नया इनिशिएटिव लेते हैं ना तो चेंज मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल होता है और उसमें आपको थोड़ा सा जो है ना वो रिदम रखना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि अग्रेसिव आपने काम नहीं करना होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके माइंडसेट से नहीं होते। जैसे आजकल के दौर में हम कहते हैं ना जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं। अब मिलेनियल्स की माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, जेनजीज की माइंडसेट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप में सबको जो है ना साथ लेके चलना पड़ता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना आपका बिहेवियर। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे, मतलब कहते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। तो अगर इस तरीके से अगर आप रिस्पेक्ट देके सारी चीजें लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली फायदा होगा। तो मुझे अपने करियर में यही हुआ कि जब मैंने चीजें स्टार्ट की मैंने अपने सीनियर्स को भी जो ना साथ साथ लेके चला और उनको बताया कि इसकी ये बेनिफिट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं ला रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे उनको ये दिखा। तो एक बार जब इनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और पहली चीज़ निकली तो इसके बाद तो इतने प्रोजेक्ट्स आसान हो गए। वो खुद हमें बोलते थे कि भैया बताओ भाई हवा में तीर नहीं। हाँ। हवा में तीर नहीं, आपको प्रॉपर लॉजिकल ऑन पेपर और उस पर आपका एक स्टडी पेपर जिसे हम कह सकते हैं वो आप जब आप अपने किसी भी बड़ों के सामने रखेंगे। ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम अपने ऑफिस में या आप मुलाजमत में करें। आप घर में भी किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो इसके गुड एंड बैड्स आपके सामने बहुत क्लियर होने चाहिए। इल्ला हो जाता है आपसे बहुत सारे इंसान हर बड़े काम में भी गलती हो जाती है, लेकिन आपकी तैयारी कम से कम पूरी होनी चाहिए। ये कह रहे थे शादाब अपने प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो इनके प्रोफेशनल करियर को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और फिर इनकी एक सोशल और समाजी खिदमत भी है, फिर यकीन तौर पर इनकी फैमिली भी है। थोड़ा इस हवाले से भी बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। Unlock the future of connectivity.
Experience lightning fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Microtech provides quick delivery. Receive your order on time. Facing an issue? Trust in Microtech's expert guidance. Microtech provides friendly support alongside comprehensive professional guides. Our brands. The iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. कराची, एक शहर जो रोज बनता भी है, बदलता भी है। और इस बदलते शहर में एक नाम 35 साल से एक ही वादा निभा रहा है, ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स। 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वक्त पर, वादे के मुताबिक और बेफिक्र ओनरशिप के साथ डिलीवर किए गए। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम उन लोगों के फ्यूचर बनाते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई हमें भरोसे के साथ सौंप देते हैं। आज भी आने वाले कल की बुनियाद वही है, यकीन, ईमानदारी, डिलीवरी। ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स, हम इमारत नहीं, मुस्तकबिल बनाते हैं। खुशामदीद नाजरीन और शादाब इसानी इंतहाई काबिल और नौजवान और कामयाब नौजवान मेरे साथ बैठे हैं जिन्होंने एजुकेशन के शोबे के साथ साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और टीचिंग में भी मेरे एक दो सवाल मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी मैं वही उनके प्रोफेशनल से मैं कुछ सीखना चाहता हूँ जो इन्होंने अब तक सीखा है अपने बड़ों के साथ। कितना ज़रूरी है अपने सीनियर से सीखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शादाब। सम टाइम एक आला तालीम याफ्ता आप मास्टर्स हो गए तो बस आप समझते हैं कि मैं चैम्पियन हो गया, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, कई जगहों पर हमने देखा है कि आज का नौजवान शायद कुछ एकेडमिक साइड पर तो शायद हो सकता है कि अपने मैनेजर से बड़ा हो, लेकिन सम टाइम एक्सपीरियंस वाइज तो उसे तो वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको शादाब ने कैसे बेयर किया? देखें, जो मेरी स्पेशली कंपनी है उसमें अगर मैं कहूँगा कि जो हमारे डायरेक्टर्स है ना, मेरे डायरेक्टर साकिब बिलवानी साहब है, फ़हीम साहब हैं, साद साहब है, तो ये लोगों की माइंडसेट ऐसा है कि वो लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली जब वो रिस्पेक्ट देते हैं तो जो नीचे हमारे जो टॉप टीयर्स है, जो हमारे प्लांट के हेड हैं या एडमिन के हेड हैं या बाकी इसके अलावा जो दूसरे मार्केटिंग के हेड्स हैं, फाइनेंस के हेड हैं, वो भी इसी तरीके से लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। अच्छा, इनका जो एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, अपनी कंपनी की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि एवरेज सर्विस लाइफ लोगों की 10 साल तो है। तो हमारे जो ये सीनियर्स है माशाल्लाह 15 साल, 20 साल, 25 साल, इस टाइम से जो है वो पीरियड से मुस्तकीम के साथ एसोसिएटेड है। तो जब मैंने करियर वहाँ पे मुस्तकीम में स्टार्ट किया तो और ये नए प्रोजेक्ट्स ला रहा था, तो मुझे ये था कि इन लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे सीखना है। क्या बात है, मतलब ज़्यादा मेरे एक फील्ड एचआर की जिसमें मैंने पढ़ा है, बट प्रोडक्शन कैसी होती है, फाइनेंस में किस तरह काम किया जाता है, मार्केटिंग कैसी होती है, यहाँ के जो सिस्टम्स कैसे चल रहे होते हैं, ऑपरेशंस कैसे चल रहा होता है, तो सारी चीज़ों को जो ना साथ में मुझे लेके चलना है। और जो हमारे माशाल्लाह जो मेरे सीनियर थे, जो टॉप मैनेजमेंट थी, तो वो इतनी कोऑपरेटिव थे, हम्बल थे कि कभी भी उनसे मैंने कोई चीज़ पूछी है कि मुझे इसके बारे में गाइड कर लें तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। बस वो अल्टीमेटली यही हुआ कि जो पहला जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जब सबको साथ लेके चले, तो उनका भी यही हुआ कि यार ये हम सब मिलके काम कर रहे हैं। उनको ये
चीज मतलब बाहर कराई कि भाई हम लोग सब मिलके काम करें, हमें जो है ना Team. जो भी ऐसा टीम काम करना है, जो भी काम करेगा वो मुस्तकिल मिले करना है। तो इसके बाद ये कि रास्ते आसान होते गए, उनके एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी, इनफैक्ट मैं अभी भी सीख रहा हूँ लोग, क्योंकि ज़रा उनका एक्सपीरियंस, उनका जो मैं कहने लगा तजुर्बा है या उनकी जो सोच थॉट्स है, मतलब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं। हम लोग जो है यंग अगर लोग होते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से सोच, हम नंबर्स पे या पेपर वर्किंग पे या लॉजिक्स पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा इमोशनल साइड पे देख रहे होते हैं, तो हम उसको भी जो है अडॉप्ट कर रहे होते हैं कि हाँ यार ये भी देखना है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने बस टू द पॉइंट पेपर पे चीज बना ली बस बना ली, हमें उसका इमोशनल साइड भी देखना होता है कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल रमजान है, हमें पता है कि वर्कर्स की या स्टाफ की एफिशिएंसी थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है, उसका एक रीजन होता है जी जी, तो उसको कैसे लेके चलना है, टेक केयर करना है कि अगर रमजान में अगर हम स्लो हैं तो आगे वाले मंथ्स में किस तरीके से फास्ट हो सकते हैं जी। बहुत सारी चीजें जो है ना ये चीजें इनसे सीखने को मिली और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख रहा हूँ। क्या बात है, ये सीखने का अमल कहीं भी ख़त्म नहीं होता। मैंने आपसे कहा था कि मैं टीचिंग के हवाले से आज मैं बड़ा क्यूरियस हूँ और मैं आज कुछ और ज़रूरी बातें करूँगा। जिस इलाके में फेल्डबी एरिया में नॉर्मली सराउंडिंग्स में कोई बहुत बड़े बड़े नाम स्कूल के नहीं है, एवरेज स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, पढ़ाने वाले, उन बच्चों का जो एकेडमिक माइंडसेट है, मैं एक्चुअली क्योंकि आपके पास एक स्कूल के बच्चे नहीं आते, एक स्कूल में अगर जाएं तो आपको एक स्कूल का बच्चा मिलता है, लेकिन आपके पास जो है वो चारों तरफ के स्कूल के बच्चे आते हैं, उसमें अच्छे स्कूल भी हैं, थोड़े से लो स्कूल भी होंगे। क्या समझते हैं हमारे इन एरियाज़ में स्कूलिंग का जो मयार है, सिलेबस का मयार है, जो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, इसको शादाब एज ए टीचर कैसे देखता है? मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने देखा कि लोगों का जैसे बच्चों का माइंडसेट होता है कि बस सवाल को बस रट्टा लगाना है और बस पास होना है। तो अच्छा मेरा अपना माइंडसेट भी ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो मैं कोशिश ये करता कि समझ के जाता था। सही। जैसे मेरे जो 3 बड़े भाई हैं, शाहिद भाई, शहबाज भाई, सरफराज भाई, हमेशा मुझे वो गाइड करते थे कि रट्टा नहीं लगाना, हमेशा आप सवाल जब कोई भी आपके सामने उसको अच्छे तरीके से समझो, उसके बाद आप आंसर करोगे, फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने अपना माइंडसेट और अपना जो है ना अपने करियर में इसी तरीके से मैंने अभी तक जो भी अगर पढ़ता भी हूँ या कोई कोर्स भी कर लेता हूँ या कोई स्किल्स ले रहा हूँ तो इसी तरीके से मेरा अभी तक जो है ना वो प्रोसेस में रही है। यही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा दूं कि अगर आपने रट्टा लगाना शुरू कर लिया ना तो आपको कुछ समझ में आएगा। आप क्या करो, जो भी आपके पास सवाल है उसको अच्छे तरीके से समझो। कुछ ज्यादा मैं जब समझाना शुरू करता हूँ तो फिर उनको भी लगता है कि हाँ यार इसको समझना किस तरीके से, फिर वो खुद भी जो है ना सेल्फ स्टडी करने में उनको आसानी होती है। गुड। तो स्टार्ट तो मैंने जो है ना वो ऐसे ही किया और हम कोशिश यही करते थे कि जब मैं पढ़ाता था हम बुकिश पे ही नहीं रहते थे, हम थोड़ी सी जो है ना इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है ना वो करते थे, तो बड़ा फायदा हुआ इससे। अच्छा कुछ पेरेंट्स जो है ना वो कंप्लेन भी करते थे यार हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, घर पे नहीं पढ़ते हैं, तो फिर जब उनसे पूछा जाता था तो वो सारे डिफरेंट डिजिटल गैजेट्स जो है ना वो दे देते थे, मोबाइल दे दिया, बाइक्स दे दी, तो मेरे को यही बोलता था कि मैंने कहा आपने इनको बिगाड़ने वाली सारी चीजें दे दी, अल्टीमेटली वो उधर कहाँ पढ़ाई को ध्यान जी जी। बट ये कि अपार्ट फ्रॉम दैट उनको जो है ना वो जो पढ़ाई के मामले में बस काउंसलिंग और मोटिवेशन देनी पड़ती है। अगर वो एक मरतबा काउंसलिंग और मोटिवेशन में आ जाते हैं तो फिर पढ़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा मेरी आदत ये थी, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में पढ़ाऊँ स्टूडेंट्स को। तो होता ये है कि जब वो स्टूडेंट देखते हैं कि वो हमारा टीचर बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में हमें पढ़ा रहा होता है और हमें समझा रहा होता है तो फिर थोड़ा सा मिंगल हो जाते हैं। और यही रीजन है कि जब मैंने अपना टीचिंग स्टार्ट की थी तो माशाल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह वो सारे के सारे मेरे साथ इतने मिंगल हो गए थे, अच्छे परसेंटेज भी ला रहे होते थे, तो उनको मैं कोई बात बोलूं तो वो फौरन जो है ना उसको मतलब यानी कि जिसे कहते हैं कि आइस ब्रेकिंग, आपका उनका ताल्लुक जो है ना वो बड़े भाई छोटे भाई वाला होगा, वो अपनी चीज़ें आपसे शेयर करे, अपने प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर करे और आप इसका भी सोल्यूशन उसको बताएं। ये बड़ा ज़रूरी है टीचर के लिए। टीचर को सिर्फ टीचर पढ़ाई की हद तक या किताबों की हद तक रहना शायद वो टीचिंग नहीं है। टीचिंग है कि आप उसके अंदर उसका दिमाग पढ़ें और वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करे। और यही कमों पे जितने भी कामयाब टीचर्स हैं उन्होंने इसी रवैये को अपनाया है। कितनी खुशी होती है जब आपका स्टूडेंट जो है वो किसी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, किसी बहुत अच्छी ग्रेड्स के साथ आगे बढ़ रहा हो, तो ये इसकी खुशी टीचर को कितनी होती है। बिल्कुल, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि ज़ाहिर मुझे भी मैं उस एज में जब पढ़ाना शुरू किया था कि मतलब आप जो समझते हैं कि अपने फर्स्ट ईयर में हो तो मैं मैट्रिक के स्टूडेंट को पढ़ा दूँ, उनकी एज में मेरी एज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, 3 साल का फर्क था। तो मैं आज में देखता हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कि बड़ी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कुछ अच्छी फील्ड में है, कुछ मेरी तरह टीचिंग भी कर रहे होते हैं। तो जब उनसे मुलाकात होती है, मैं उनकी सक्सेस देख रहा हूँ तो मुझे भी खुशी होती है। क्या बात कि जब मैंने इनको जो है ना पढ़ाया है तो माशाल्लाह वो मेरे से भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आगे निकले, ग्रेट, तो मुझे खुशी होती है। और वैसे भी एक टीचर के लिए खुशी की बात होती है कि उसका स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए, ये सबसे बड़ी खुशी है। और आज कई प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ के देख लीजिए, कराची यूनिवर्सिटी, एनी इनके लोग जो है वो नासा तक पहुँचे हुए हैं, तो ये उनके लिए कोई जलन की बात नहीं है, उनके लिए अप्रिसिएशन की बात होती है कि वो किनसे ज़्यादा आगे बढ़े, बल्कि कई गुना आगे बढ़ते हैं। तो टीचर को हमेशा खुशी होती है। एक शोबा आपका
सोशल वर्क भी रहा है और आप ट्रेजरर की हैसियत से आपने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं उखाई में यूसी, ये तजर्बा कैसे रहा और कैसे आना हुआ, मैं अगर ये पूछूँ तो? देखिए, सबसे पहले जो मैंने ज़्यादा जैसे सोशल वर्किंग में जो एज अ वॉलंटियर, तो मैंने वो उस वक्त से आपको दिखता था, जो एजुकेशन मंथ में रशीद भाई को दिखता था, उस वक्त एक इंटरेस्ट तो डेवलप था ही। और प्लस ये कि जब मैंने अपना MBA कर रहा था तो ज़्यादा मेरी कम्युनिटी ने सपोर्ट भी किया एजुकेशन में भी और चीज़ों में भी, माशाल्लाह। तो उस वक्त मुझे ये था कि बस कुछ जब मैं इंशाल्लाह अपने करियर में पे बैक करना है तो पे बैक करूंगा। तो जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आई थी रशीद भाई साहब की कि यार आप हमारे साथ जो है ना एज अ ट्रेजरर जो है ना वो काम करो। तो मैंने उनको बोला, मैंने तो इसी मेंबर तक मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं कैसे जो है ना ना मैंने कोई कमेटी हेड की है। तो उन्होंने कहा नहीं यार आप जो है ना वो हमारे साथ आओ। तो मुझे ना थोड़ा सा अच्छा, मैंने उनको पोलाइटली रिफ्यूजल दे दिया ना। इसके 1 घंटे बाद मुझे अजीज भाई की कॉल है, अजीज काट साहब की। तो उन्होंने मुझे बेटा बोला कि अच्छा, अजीज काट साहब जो है वो ज़्यादा हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं, मेरे अब्बू के जो है ना वो कजन्स भी होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा आप आओ, कुछ मसला नहीं, परेशान हो। तो वहीं से जो है ना वो मैंने जो है अपने उनका जब फोन आया तो मैंने कहा चलो जो है ना करते हैं इंशाल्लाह। तो उसमें मुझे रशीद भाई की जो है ना काफ़ी सपोर्ट मिली और उन्होंने मुझे पूरा समझाया था किस तरीके से काम होता है, कैसे होता है। शुरू में 1-2 महीने तो मुझे ज़रा सा ऑब्जर्व करने में ही जो है ना वो लगा, बट जब 2 महीने जब गुजरे ना, इसके बाद मैंने वहाँ पे अपनी HR वाली टेक्निक्स भी डालना शुरू कर दी कि भाई यहाँ पे पॉलिसीज और SOPs तो सब बनानी है। समझ रहा और साथ में ज़्यादा मेरा कुछ फाइनेंस का बैकग्राउंड थोड़ा सा रहा था, तो वो मुझे हेल्प कर रहा था। और टीचिंग चूँकि मैं फाइनेंस को ही पढ़ाता था, तो मुझे वहाँ से जो है ना वो काफ़ी हेल्प मिल गई। तो ये दोनों एक्सपीरियंस मिल के जो है ना वो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। और मुझे इतना मैंने देखा है कि जैसे ही सोशल वर्किंग में कितना कि वो अल्लाह के काम होते हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपकी जो है वो मदद भी कर रहे होते हैं और आपको फिर कामयाब भी कर रहे होते हैं। तो मैंने देखा कि मैं जो भी सोशल वर्किंग में काम कर रहा था, अल्लाह ताला मुझे कामयाब भी कर रहा है माशाल्लाह। और अल्टीमेटली जो है ना वो उसका मुझे रिटर्न जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा होता था। तो आप ये समझ लें कि मैंने अपने जब अपना यूथ सर्विस में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास जो है ना वो बाइक भी नहीं थी, बट आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह ताला ने जो है ना वो मुझे कामयाब किया। बाइक आई, फिर गाड़ी आई, फिर अपग्रेडेड गाड़ी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये फील हो रहा था कि यार अल्लाह ताला काम करना है, कबूलियत हो रही है, कबूलियत हो रही है। और मतलब मुझे लग रहा था कि अल्लाह ताला मुझे नवाज रहा है ना, तो अल्लाह ताला पर जो है ना वो खैर से नवाज भी रहा है और साथ साथ मुझे लग रहा था मेरे काम में कबूलियत भी हो रही थी। क्या बात है। अल्टीमेटली जो है ना मुझे फायदा भी हो रहा था। तो उसके बाद ही पहला टेन्योर खत्म हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट टेन्योर में जब हमने दोबारा जो है ना मुझे रशीद भाई ने कहा मैंने काम करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी हमारा पैनल था वो सारा अनुभव भी आ गया था, तो और काम करने का मौका मिला। और अब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टच में होता हूँ साथ में, और साथ साथ चीज़ें चल रही होती है, चाहे कमेटी मेंबर्स हो। इनफैक्ट अभी तो मुझे इन्होंने ट्रेनिंग के लिए और जो है गेस्ट के तौर पर जो है वो बुलाना शुरू कर लिया। तो खुशी होती है कि जो मैंने स्टार्ट किया था, मतलब एक गदना से मैं एक मेंबर था, आज माशाल्लाह कम्युनिटी की वजह से तो काफ़ी रिस्पेक्ट मुझे मिला, नॉट खाली यूथ सर्विस में ही, इसके अलावा जो अपने WMO या जो उधर भी जो है ना वो जानते हैं कि हाँ भाई इन्होंने जो है अपना टेन्योर जो है ना वो बड़े बड़े मुतहर्रिक नौजवान रहे हैं और किसी भी इवेंट को ये मिस नहीं करते। मैंने कई जगह पर देखा, कोई भी ऐसा इवेंट जहाँ से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, शादाब पूरी कोशिश करते थे इनके साथ रहने के लिए। और ये फेसबुक पे भी बड़े एक्टिव हैं, ये मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा। शादाब, फैमिली का सपोर्ट के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। मैंने हमेशा देखा आपकी अम्मी जान जो है वो हमेशा तमाम भाइयों को साथ लेके चलना, इनके ऊपर एज एन सरप्राइज भी और उनकी दोस्त बन के भी रहना और आपकी हर खुशी में सेलिब्रेट करना, ये आपकी अम्मी का मैंने खासा देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान का खुश रहे अम्मी जान आप। तो एक तो ये, दूसरा यकीन तो भी शादी होती है तो शरीक हयात बच्चे, शरीक हयात की आपके साथ बॉन्डिंग, क्योंकि आपकी तरह मसरूफ़ स्केजूल आपका यूथ सर्विसेज के भी रहे, आप टीचिंग भी करते हैं, आप जो है वो अपनी जॉब को भी देख रहे हैं, प्रोफेशन को भी देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को मैं इनकी सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता। कैसे देखते हैं इस सपोर्ट को अम्मी अब्बू से लेकर शरीक हयात तक? देखिए, जब शादी नहीं हुई थी तो अम्मी और अब्बू का सपोर्ट इतना था कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप अपनी, स्पेशली अब मैं अपने अब्बू की बात करूँ तो वो मुझे हमेशा प्रोमोट ही करते थे, मतलब काउंसिल करते थे, मोटिवेट करते थे कि आपने पढ़ना है और कुछ बनना है। तो आज यही है कि बस अल्लाह ताला मेरे फादर को जन्नत नसीब करे और जो है ना उन्हीं की वजह से जो है ना आज मैं जो भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ। अच्छा, मदर का सपोर्ट इस तरह से रहा था कि वो हमेशा जितने भी हमारे जो मेरे 3 बड़े भाई हैं, एक सिस्टर हैं, तो वो मिल के बैठना करना, मदर मेरे साथ ही हैं। तो हम ये होता हर संडे को या कोई भी ऐसे इवेंट होते तो हम साथ ही होते हैं। बिल्कुल। और जो आपस में साथ नहीं भी होते तो हम डेली बेसिस पे एक दूसरे से बात कर रहे होते। बिल्कुल सही। अच्छा, जहाँ तक मैं अपनी वाइफ की बात करूँ तो जब मैंने अपने MBA कंप्लीट किया था, इसके बाद मेरी शादी हुई थी, और MS मैंने अब शादी के बाद कंप्लीट किया। तो ज़्यादा शादी के बाद पढ़ाई करना तो बड़ा मुश्किल होता है, बट जो मेरी वाइफ है ना उन्होंने मुझे पूरा कंप्लीट सपोर्ट दिया था। मुझे जहाँ तक बोला था जब ज़्यादा पेपर्स होते थे मेरे तो बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था। इनफैक्ट अब अभी तक हमारी रूटीन ये है कि मैं पूरा टाइम जो है वो जॉब, पढ़ाई, एजुकेशन, इसके अलावा सोशल वर्किंग में, टीचिंग में पूरा टाइम गुजर जाता है। तो पूरा वीक में 6 दिन मैंने कहता हूँ यार 6 दिन मुझे नहीं तंग करना, संडे वाला दिन जो है ना वो आपका है
कहीं भी जाना हो बच्चों के साथ ये होता तो हम साथ रहते। क्वालिटी टाइम, थोड़ा सा काम लेकिन क्वालिटी टाइम। तो उसमें काफ़ी सपोर्ट रही है मेरी वाइफ की भी। इसके अलावा ज़्यादा बच्चे भी होते हैं तो वो बिल्कुल जो है ना वो साथ अब अटैच भी, उनको भी वो भी देख रहे होते तो वो भी हम सीख रहे हैं कि हाँ किस तरीके से अब जो है ना वह पढ़ाई को लेके चलना है। इसी तरह मदर भी जो है ना हमेशा सपोर्ट कर रही होती है। तो बस ये कि छोटी सी फैमिली है, बाकी ये कि 3 भाई हैं, सिस्टर हैं, वो कोई ना कोई गाइड करते रहते, कभी ना कोई चीज़, तो उनसे मोटिवेशन में मिल रही होती है कि लगता है कि हाँ ऊपर कोई सरप्लस है जो है ना वो बैठे हैं। एज एन यूथ बुलाया था मैंने शादाब को, लेकिन शादाब अब यूथ नहीं रहे। अब शादाब जो है वो हमारे भी समझ लें मेंटोर की हैसियत से इतना तजुर्बा, फैमिली के साथ बात की उन्होंने, अपने प्रोफेशन की बात की, अपनी टीचिंग पर, अपने बच्चों के बिहेवियर की बात की, और समाजी खिदमत की बात करें तो उस पर भी अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से शेयर किया इन्होंने। ये मैं कहना किसी नौजवानों में कम नज़र आता है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर शादाब। आप प्रोग्राम अब कमों पे अपने एंड को पहुंच रहा है। जिस तरह से आपकी एक जर्नी है, बहुत जो है वो लो लेवल से आप उठ के अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े मकाम तक पहुंचे। इसी तरीके से मेमन टीवी भी अपनी कोशिशें कर रहा है कम्युनिटी में, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। अली गोडिल हमारे CEO जो है मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ है। कैसे देखते हैं आज, और कैसा लगा आपको हमारे इस स्टूडियो में आके? मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 से 4 साल पहले अली भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। एक शायद इवेंट में थे तो वो शायद किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो इत्तेफाक मेरी भी सलामदा हुई, तो मुझे भी इन्होंने थोड़ा सा पूछा था। उस वक्त से लेके मैं आज देखता हूँ ना, क्योंकि मैं उनके ऑफिस में मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, और मुझे याद है कि वो उस वक्त फ्रीलांस काम कर रहे। जी हाँ बिल्कुल। बट आज जो उनका मैं ऑफिस देखता हूँ ना माशाल्लाह ताला, और अभी जो आपका जो सेट माशाल्लाह है वो बिल्कुल ऐसा है कि मैं ये बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सेट आई हैव सीन एवर। क्योंकि इससे पहले भी मैं 3 मरतबा टीवी में जो है ना वो इंटरव्यू हो चुके हैं मेरे, और मतलब मैं जा चुका हूँ मैं एज अ गेस्ट, और वहाँ के जो रमजान ट्रांसमिशन में भी गया हूँ। बट उनके सेट से बेहतर जो है ना वो मुझे ये वाला सेट लगा माशाल्लाह। माशाल्लाह अली भाई की जो है ना वो काफिश है, और आपकी भी, आप इनके साथ काफ़ी टाइम से अटैच हैं, आपकी भी काफिश है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को जो इसी तरीके से कामयाब करे, और मतलब आप जैसे लोगों को देखते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि यार माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो है वो किस तरीके से कम्युनिटी को आगे लेके जा रहे हैं। और सच्ची बात है वो इंस्पिरेशन आपको देख के अभी मिल रही होती है। आज भी मैं जब यहाँ पे आया हूँ, मैंने आपको देखा जिस तरीके से आपके साथ हूँ मैं, तो मतलब आप मेरे मेंटोर हैं, और आप मुझसे आज आपने मुझे गेस्ट बुलाया तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और आपसे सीखना। ग्रेट। मैंने कहा ना, नौजवान नहीं है ये, नौजवानों के मुंह से ना इस किस्म के अल्फाज नहीं निकलते जिससे कि हम जो कि हो सकता है कि तजुर्बे में इनसे ज़्यादा हैं। और आजकल तजुर्बा जो है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ों को जो है ना बच्चों से सीखना होगा, क्योंकि नई जनरेशन जो है ना वो आपको सिखाएगी। जल्दी पैदा हो जाना दुनिया में ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने अगर कुछ किया है, कितना आपने आगे कम्युनिटी को दिया है या कितना आपने आगे पहुंचाया है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो हम और आप एक दूसरे के साथ इस तरह से अपनी चीज़ें, अपनी अच्छी बातें शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच शादाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त कम है, लेकिन अगले किसी प्रोग्राम में नौजवानों का कोई सेगमेंट होगा तो ज़रूर शादाब हमारे मेहमान बनेंगे, और कुछ और सी बातें जो मज़ीद उनसे करनी थी वो करेंगे। क्योंकि इस वक्त ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा किचन बिल्कुल ऑन हो गया है, और किचन की जब खुशबू यहाँ आना शुरू होती है तो फिर यहाँ बैठना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ रहिएगा और चलते हैं रमज़ान दस्तरखान की तरफ, और इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।